हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन टॉपिक पुनः देने वाला हूं, जिससे आपका 2-3 नंबर फिक्स हो जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन केवल करवाऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, बहुपद और समीकरण। और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो पेपर बनता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, वे क्वेश्चन ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है पूरा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। और जो भी मेरे दोस्त और साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा इससे। और शेयर कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको फ्री में ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। तो समझते हैं सबसे पहले बहुपद। तो सबसे पहले नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के, एनसीईआरटी बुक से, किताब से पूछे जाते हैं। आप अगर 8th 9th 10th 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी जो मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों में जो मिलती है, ठीक है, सरकारी स्कूलों में मिलती है, एनसीईआरटी बोलते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। उसको जो भी अच्छे से पढ़ लेगा वो पास हो जाएगा, वो पास होना तय है उसका, ठीक है। तो पूरा प्रश्न उत्तर उसी से पूछा जाता है, पूरे जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसी से आते हैं। मैं कई बार देख चुका हूँ, तो मैं उसी के माध्यम से पढ़ाऊँगा। और वैसे ही प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहुँचते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपद क्या है, ठीक है। बहुपद बेसिक, बहुपद से ही बनता है समीकरण, ठीक है। तो इसके नाम से ही फिक्स है कि बहुपद, बहुत सारे पद जिसमें हों उनको बहुपद बोलते हैं, है ना। तो बहुपद के कुछ नियम भी होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूँ कि बहुपद होने के कुछ इनकी शर्तें होती हैं कि उसकी घात आपकी माइनस ऋण में नहीं होनी चाहिए, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, न ऋण में हो ना आधी अधूरी हो, तो तभी उसको बहुपद हम लोग बोल सकते हैं। ये भी पूछा जाता है, आपके प्रश्न में दे देगा कि इनमें से बहुपद कौन सी है। जैसे इतने लिखे हुए हैं ना, इनमें आप बताइए इसमें बहुपद को, ये भी एक बहुपद है। 5 केवल अगर कोई अचर संख्या लिख दी जाती है, अचर लिख दिया जाता है, अचर संख्या नहीं, अचर लिख दिया जाता है, तो वो अचर मतलब जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होगा, वही रहेगा। जैसे 5 है तो हरदम 5 ही रहेगा, ठीक। तो अचर संख्या है। तो ये किस में आते हैं, आपके किस में आते हैं, आपके अचर बहुपद में आते हैं। यस, ये बहुपद है, ठीक है। क्या है, यस, ये बहुपद है, ठीक है। ये वाला बहुपद है कि नहीं, देखिए इसकी घातें सभी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 3 है, ये 3 है, 2 है, ठीक है। यदि किसी की भी घात x की घात अगर माइनस में हुई या कि फिर आधी अधूरी हुई तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद है। अब देखिए ये कितने पद का बहुपद है आपका, दूसरे नंबर वाला देखते हैं। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया, तो 4 पदीय बहुपद है। क्या है, 4 पदीय बहुपद, ये भी बहुपद है, ठीक। ये भी बहुपद है। ये 2 पदीय बहुपद है और 2 चर वाला बहुपद है। 2 पदी और 2 चर वाला, ये पहला पद और दूसरा पद, ये पद हो गया, पद के हिसाब से 2 पदी है और 2 चर वाला। x पर एक चर हो गया, y दूसरा चर हो गया, तो 2 चर वाला या बहुपद है, ठीक। अगला देखिए, ये है बहुपद। ये क्या है, बहुपद। ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, किसमें, क्योंकि इसमें एक ऐसा x है जिसकी घात माइनस में है। ये जो नीचे x है ना, इसकी घात ऋण है। कैसे ऋण है, जब इसको ऊपर लाएंगे तो यह x की घात -1 हो जाएगा, तो यह बहुपद नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाला होगा नो। अगला देखते हैं, ये बहुपद है कि नहीं है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो यस, ये बहुपद है, क्योंकि इसकी घातें जो है वो पूर्ण है सभी की। यहाँ भी 1 है तो ये भी पूर्ण है, ठीक है। और कितने पदी है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पदी बहुपद है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ बेसिक, फिर क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। देखिए घात, अभी मैंने आपको बहुपद की घात नहीं बताया। बहुपद की घात जैसे मैं यही समझा देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो इसमें x की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे x की यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बहुपद की घात 4 है। इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात, पूरे बहुपद की घात 4 है, जो सबसे बड़ी है।
बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी ऐसे ही। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए ये लाइन, एक चर के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, सॉरी अरे यार मैं गलत पढ़ देता हूँ। एक घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं जिसमें यक्स की सबसे बड़ी घात एक हो, अर्थात चर की सबसे बड़ी घात एक हो, उसको रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उदाहरण भी दिया गया है नीचे देख लीजिए, ये जितनी भी है ना, ये आपकी एक चर सॉरी रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, इसमें x की घात एक है, ये भी रैखिक बहुपद। अब बोलेंगे कि रूट में आ गया, अंडर रूट में आ गया, भाग में, तो x रूट में थोड़ी है, वो तो 3 रूट में है। तो चर की घात पूर्ण होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण होनी चाहिए। अचर से मतलब नहीं है, अचर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। चर की घात जो ये x है ना, इसकी घात पूर्ण होनी चाहिए। तो इसकी घात तो यहाँ एक है ना, तो पूर्ण है, तो एक है, तो ये लीनियर हो गया, ये भी रेखीय बहुपद हो गया। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, इसमें घात 2 है, x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये रेखीय नहीं हुआ। ये देखिए लिखा भी गया है, आदि इस प्रकार के बहुपद रेखीय बहुपद नहीं है। ये जो है ये इनकी x की घात 2 हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा अगली लाइन पढ़िएगा। NCERT से सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार पढ़ लीजिए यदि एक सीट पक्की करनी हो तो अभी भी समय है। घात 2 के बहुपद को जिसमें चर क्या होता है, चर मैं आपको नहीं बताया, चर होता है x y z जो लिखे होते हैं ABC, इनको चर बोलते हैं। ठीक है, इनका मान बदलता रहता है, वो मैं बताऊंगा कैसे बदलता है आगे चल के। घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए आप लोग, इसमें दिया गया उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन x की सबसे बड़ी घात कौन है, x की सबसे बड़ी घात 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हुई, इस बहुपद की घात 2 हुई। ठीक है, तो यह द्विघातीय बहुपद हो गया। और कितने पदी है, कितने पद का बहुपद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, अर्थात त्रिपदी और 2 घातीय और एक चरीय बहुपद है। एक चरी क्यों, क्योंकि केवल x का यूज किया, केवल एक चर का यूज किया गया है। एक चर मतलब केवल x का ही यूज हर जगह की, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अगर यहाँ बाई कर देता 3 बाई, तो हम बोलते कि 2 चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला बहुपद। ठीक है, तो यह केवल 1 चर वाला बहुपद है, इसमें x दिया। इसी प्रकार यदि बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी घात 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक समझ लीजिए, इनसे भी प्रश्न पूछता है, वो सीधे पूछ लेगा कि इसमें त्रिघाती बहुपद कौन सा है, ऑप्शन दे देगा चार्टों। और प्रश्न आए हैं, मुझे एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। ये एक बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, द्विघाती बहुपद है जो त्रिपदी है, 3 पद का है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यदि मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूँ, बराबर यदि 0 लगा देता हूँ, तो यह समीकरण का रूप ले लेगा। मतलब इसको समीकरण बोल सकते हैं, बहुपद में समीकरण बोलेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब इसको समीकरण बोलेंगे। और यदि इससे बराबर 0 हटा दिया जाए तो यह बहुपद हो गया। ठीक है, यही अंतर होता है कि वह बहुपद जो जिसके बराबर में 0 लिख देते हैं उसको समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिए। फिर अब देखिए, अब आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए बोलता है। तो मूलों का योगफल, ये सूत्र लिखा हुआ है, ये मूल होते हैं अल्फ़ा और बीटा, 2 मूल माना जाता है ना, 2 मूल होते हैं। जितनी घातें होती हैं उस बहुपद की उतने मूल होते हैं। जैसे इस बहुपद की घात 2 है तो इसमें 2 मूल होंगे, जिस बहुपद की घात 3 होगी उसमें 3 मूल आएंगे, जिस बहुपद की घात 4 होगी उसमें 4 मूल आएंगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो इसकी घात 2 है तो इसमें केवल 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ, आप बेसिक पहले समझ लीजिए अच्छे से। आइए, तो इसके क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b कहाँ है, ये होता है b, यहाँ होता है a। क्या होता है यहाँ, बहुपद का जो स्टैंडर्ड मानक रूप होता है वो कौन सा होता है, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो यहाँ होता है ax, देखिए यहाँ होता है a, ये होता है b, और ये होता है अचर पद जो होता है उसे c बोलते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ।
अब देखिएगा, तो ये क्या बोल रहा है, मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए मूलों का योगफल, ये देखिए मूलों का शून्य को मूल नहीं बोलते हैं, मैं भी गलत बोल रहा था। बहुपद में जो निकाला जाता है उसे शून्यक बोलते हैं, और समीकरण में जो निकाला जाता है उसे मूल बोलते हैं। समीकरण में जिसे मूल बोला जाता है उसे बहुपद में शून्यक बोला जाता है। तो ये देखिए आप, मूलों का योगफल मैं थोड़ा जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक, 1 सेकंड रुकिएगा। ये देखिए जूम कर दिया मैं, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा आज, ठीक। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 शून्यक है, इनका योगफल होता है माइनस यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक क्या होता है, यक्स में जिसका गुणा किया हो, उसे यक्स का गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ यक्स में किसका गुणा किया गया है, 7 का, तो यक्स का गुणांक क्या हुआ, 7 हुआ। तो समझाने के लिए उदाहरण लिया हूँ, 7 हुआ, तो माइनस यक्स का गुणांक ये लिखा है बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ 1 है, ठीक है। जब कुछ ना दिखे तो उसका गुणांक क्या होता है, उसका गुणांक 1 मानते हैं हम लोग। तो मूलों का योगफल होता है माइनस यक्स का गुणांक, पहले ये लिखेंगे 7, -7 लिखेंगे, फिर बटे 1 लिखेंगे, अर्थात -7 बटे 1, तो इसका मान होता है -7 ही होता है, ठीक है, उदाहरण के रूप में। अब चलिए समझते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपका होता है, इसको इरेज करता हूँ इसको, मूलों का गुणनफल होता है C/A, C बटे ए होता है। C बटे ए का मतलब ये देखिए लिखा हुआ है, मूलों का गुणनफल, रट लीजिए इसको, अपने सामने चिपका लीजिए लिख के। मूलों का गुणनफल होता है अचर पद कौन सा है, अचर पद होता है ये, अचर पद मतलब ये, मैं पहले ही बता दिया हूँ, जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें अचर बोला जाता है, अचर बोला जाता है। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, जो दिया रहेगा गुणांक उसे ही लिखना है, 1 नहीं लिखना है, ठीक है। मान लो यहाँ दे दिया 2x स्क्वायर, तो 2 लिखना है। मान लीजिए यहाँ दे दिया 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 3 हो जाएगा, ठीक। तो गुणांक मतलब जिससे गुणा किया हो उसे गुणा किया गया अंक, गुणांक। तो क्या होता है, इसे लिखते हैं C/A, ये होता है C और यहाँ होता है A, तो C/A, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब करेंगे हम लोग प्रश्न ट्रिक के माध्यम से। आइए, एक बेहतरीन ट्रिक में आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये मैं अब सवाल क्वेश्चन लिख दिया हूँ एक आपके सामने। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं का शून्यक ज्ञात करो, या आपको दे देगा बराबर। तो आपके बहुपद और समीकरण में ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है, उसके जो निकाला जाता है इसको शून्यक बोलते हैं बहुपद वाले को, और समीकरण वालों को मूल बोलते हैं। बाकी नियम एक ही सब में काम करता है, ठीक, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। चलिए, अब ये दिया है आपको बहुपद, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक कैसे आप लोग ज्ञात करते हैं, आप लोग ज्ञात करते होंगे गुणनखंड करके ज्ञात करते होंगे, 9वीं 10वीं में जैसे करते थे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 दिया है और 7 दिया है, तो इसमें 7 को ऐसे तोड़िए, इस 7 को ऐसे तोड़ना है मार के कि गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। क्या हो, जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 10 आ जाए। तो इसको आइए मार के तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे 5 और 2 में, 5 और 2, ठीक है। अब आपको चिन्ह डिसाइड करना है। चिन्ह डिसाइड करने के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, तो ये देखिए, ये प्लस में है ना, तो बड़ी वाली संख्या के सामने इसका उल्टा लिखिए, इसका उल्टा होगा माइनस, फिर इस वाले माइनस का, अब ये एक आपका फिक्स हो गया -5, तो एक शून्य का आपका एक मूल आपका आ गया। अब इस वाले ये जो माइनस है ना, इसका गुणा आपको इस प्लस में करना है, इस प्लस में करेंगे, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, और उस माइनस को इसके सामने लिख दीजिए। इसका गुणा हम लोग इसमें किए, फिर जो आया उसका इसके सामने लिख दिए, तो आपका 2 मूल आ चुके हैं। तो ये ट्रिक यूनिवर्सल ट्रिक है, इसमें कहीं भी इस ट्रिक को लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक। तो एक -5 आ गया मूल, एक और एक -2 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके पुलिस परीक्षा में एक प्रश्न ये आया हुआ है कि आपको एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण मतलब बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो उसको समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण के मूल ज्ञात करना है, रूट्स ज्ञात करना है। तो वही ट्रिक हम लोग लगाएं। क्या दिया है, x² -9x + 18 दिया है। अब देखिए,
18 दिया है, तो 9 दिया है और 18 दिया है, तो 9 को मुझे ऐसे तोड़ना है, बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है इसको कि गुणा करने में 18 आ जाए, गुणा करने में 18 आ जाए और जोड़ने में 9 आए। यहाँ प्लस है ना, तो जोड़ने में, यहाँ प्लस है ना, जोड़ने में 9 आ जाए। तो 3 हम लोग तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्या हैं 6 और 3, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कैसे तोड़ेंगे। तो वो संख्या कौन सी हो गई, वो संख्या हो गई 6 हो गई और 3 हो गई, ठीक है। दोनों को गुणा करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा आपका और जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसका चिन्ह डिसाइड कैसे करेंगे, चिन्ह डिसाइड करने के लिए बड़ी पंचायत होती थी ना, मैं बहुत सरल ट्रिक बता दिया हूँ। इसका उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस बड़ी वाली संख्या के सामने लिखिए, फिर इस वाले प्लस का गुणा इस प्लस में करिए, तो प्लस और प्लस का गुणा कितना होता है, धन होता है। धन और धन का गुणा धन होता है, उस धन को इसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके रूट्स आ चुके हैं +6 और +3। +6 +3 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि जो कंपनी आपकी परीक्षा करवाती वो क्या करेक्ट आंसर दी थी। सब पूरा इरेज करते हैं, ठीक, पूरा इरेज करते हैं। देख लीजिए 6 और 3 उत्तर है। 6 और 3 का है, मैं तो बोला था +6। जो ये प्लस होता है ना, ये अगर किसी संख्या के सामने है तो उसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए कि +1 +6 +4 नहीं लिखा जाता, प्लस को हटा दिया तो केवल 4 लिखा जाता है, केवल 6 लिखा जाता है, केवल 3 लिखा जाता है। जब माइनस होता है तब उसके सामने माइनस ज़रूर लिखा जाता है, ठीक। एक पुनः प्रश्न आपकी पुलिस परीक्षा में आया हुआ मैं लेके आया हूँ। द्विघात समीकरण 2x² - 5 है। यदि प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर दूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न को मैं जूम कर देता हूँ, ये है, ये इसके मूलों का योगफल क्या बोला है, पढ़ लीजिए। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये होते हैं इनके मूलों का योगफल, मूल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बोला जाता है। एक मूल अल्फ़ा, एक मूल बीटा होता है। मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे a, अचर पद बटे, अर्थात ये जो अचर पद है ये और बटे a, यहाँ पास a होता है। x² के गुणांक को a बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको मानक रूप भी बताया है, ax² + bx + c, ठीक है। तो ये a यहाँ होता है, b x के पास होता है, c ये अचर पद होता है, ठीक है। अब इतने भी अगर आपको समझ में ना आए, मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे को समझ में आ जाएगा। यदि वह पूरा वीडियो देखता है तो, आप लोग तो पूरा वीडियो देखते ही नहीं है जो भी देख रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि छोटा चैनल है ये, इसमें कम सब्सक्राइबर हैं, है ना। तो आप लोग ही बड़ा बना सकते हैं इसे और आप लोग ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसके हम लोग मूलों का योगफल सबसे पहले ज्ञात करते हैं। एक मूल अल्फ़ा प्लस दूसरा मूल बीटा, 2 ही मूल होंगे क्योंकि इसकी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2। समीकरण की घात, अगर प्रश्न में अगर पूछ ले इस समीकरण की घात कितनी है, तो इस समीकरण की घात उत्तर होगा 2 होगी, ठीक। मैं आपको बता चुका हूँ अभी पीछे। तो जितनी घात उतने मूल, तो क्या होगा -b, तो ये तो माइनस पहले से दिया गया है, तो -5 लिख लेंगे, b का मान -5 है बटे, फिर क्या है 2 आ जाएगा क्योंकि a बोला था, -b बटे a होता है, -b बटे a, तो माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस आ जाता है। तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, केवल 5 लिख देते हैं, बटे 2 लिख देते हैं। किस में 5/2 है, यहाँ है 5/2। अब चलिए मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c बटे a, ये होता है c, तो c भी माइनस में है तो माइनस ले लेंगे, -c चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है। अगर प्लस में होता तो प्लस लेते, माइनस अब बटे a प्लस में है तो a ले लेंगे, तो इससे इसको काटेंगे तो -2 आ जाएगा। तो एक मूलों का योगफल 5/2, मूलों का गुणनफल -2, यही 1 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे कि यदि मूल आपको समीकरण दिया हुआ है, या कि पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, समीकरण कुछ भी मान लीजिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक। यदि इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि यदि एक पॉलिनोमियल्स या एक समीकरण दिया गया है को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जब भाग देने को बोले तो आप लोग भाग ना देने लगना, ठीक। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ये जो है इसको करिए x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a आ गया। इसको इधर पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर a आ गया ना। अब इस बहुपद में पूरे जगह x के घात में a रख दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। x के जगह
ए रख दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। यदि 0 आ गया तो यह इसका शून्यक हो जाएगा, या इसका शून्यक मतलब इसको शून्य करने वाला, बहुपद को शून्य करने वाला उसका शून्यक, समीकरण को शून्य करने वाला उसका मूल। समझ गए? मतलब अगर मूल का मान आप रख दिए समीकरण में, और यदि शून्यक का मान रख दिए समीकरण में, यहाँ यदि शून्य हो गया, 0 हो गया तो वह शून्यक कहलाएगा। ठीक, अगर 0 नहीं हुआ तो विशेष फल बच जाएगा। आइए अब रखते हैं a बराबर x बराबर a। चलिए, तो यहाँ x क्यूब है तो x के हम a रखेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, माइनस ये a है, ठीक है, a फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह में a स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x की जगह में हम लोग a रख रहे हैं। ठीक है, प्लस 6a, ये x की जगह में a रख देंगे, माइनस a। ठीक, तो चलिए करते हैं, ये x क्यूब यहाँ a में a स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो घात जुड़ के 3 हो जाएगी, और आधार सेम होना चाहिए, प्लस आधार सेम है ना, तो यही क्रिया होगी। 6a में a घटा देंगे तो 5a बचेगा, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, उत्तर कितना बचा 5a है आपके ऑप्शन में, 5a बिल्कुल है, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी एक नज़र में देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो एमपी पुलिस का पेपर होता है और 10th तक का पूछा जाता है, तो 10वीं के आपके एनसीईआरटी में ये दिया गया है। क्या दिया गया है ये तो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, 2 घात वाला, 3 घात वाला जो है उसमें अगर ज्ञात करने को दें मूलों का योगफल, तो भी वही होता है माइनस बी बटे ए ही होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले अल्फ़ा बीटा गामा, 3 घात वाले में 3 मूल होंगे समीकरण में, है ना, 3 मूल होंगे। जब 3 मूल होंगे तो इसको निकालने के लिए आपका c बटे ए होगा, और c क्या है, सी एक्स का गुणांक किस में हो जाता है, और ए एक्स क्यूब का गुणांक हो जाता है, क्योंकि इसका सूत्र मानक रूप हो जाता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ऐसे हो जाता है। तो इसमें ये सूत्र लगते हैं, फिर ये हो जाता है, और मूलों का गुणनफल 3 मूल हैं, तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी बटे ए। मतलब माइनस डी क्या हुआ, माइनस प्लस अचर पद, डी क्या है, अचर पद है, क्योंकि उसके साथ चर नहीं है। चर कौन सी है, एक्स है इसमें, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक ए, तीनों में एक्स क्यूब का गुणांक होगा, और ऊपर माइनस बी होगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में सी होगा, फिर माइनस डी होगा। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसी क्रिया होती है। तो ये पूछा जा सकता है। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में ही कितना बढ़िया दिया गया है, अल्फ़ा बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा बीटा द्वारा उच्चारित किया जाता है। बाद में हम एक और अक्षर डेल्टा का प्रयोग करते हैं, गामा का प्रयोग करते हैं, जिसे गामा से उच्चारित किया जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, जब 3 घात होती है तो पहला मूल अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा, तीसरा मूल गामा लेते हैं। ठीक, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए देख लेते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो मूल निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। आप चाहे समीकरण का उस ट्रिक से मूल निकाल सकते हैं, और बहुपद का शून्यक उसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। बहुपद और समीकरण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये है धाराचार्य श्री धाराचार्य जी का सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2 है। ठीक है, इसको रट लीजिए, यह मूल निकालने का सूत्र है। जब मूल नहीं निकलता है, जब मतलब बीच वाली संख्या नहीं टूटती है, तो यही सूत्र लगा के मूल निकाला जाता है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक चीज़ ये दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अंडर रूट के अंदर है, बी स्क्वायर ऋण 4ac, इसको बोलते हैं डी बराबर विविक्त कर बोलते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही निर्धारित करता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे निर्धारित करता है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं विविक्त कर। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac समीकरण में, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो आपके दोनों मूल भिन्न अलग अलग होंगे। दोनों मूल अलग अलग का मतलब
मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। अगर एक मूल का मान x आ रहा है, दूसरे मूल का मान y आएगा, अर्थात एक मूल 1 आ रहा है, 2 आएगा, 5 आएगा, मतलब समान नहीं होंगे। 5 5, 1 1, 2 2 ऐसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे उसके मान, ठीक है, भिन्न होंगे। जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो दोनों मूल अलग अलग होंगे और उनकी जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी। वास्तविक मतलब वो अंडर रूट के अंदर होंगे, लेकिन माइनस में नहीं हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, माइनस में नहीं होंगे, प्लस में होंगे। तो बस इतना याद करिए आप, और कुछ मत याद। दोनों मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरा देखिए, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है, तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक मूल होंगे। और देखिए, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात d जो है, d बराबर क्या हमें बताया, d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac a से छोटा आ रहा है, ये छोटा का चिन्ह हो गया, ठीक है, ये जिधर मुँह बड़ा है वो संख्या बड़ी, जिधर मुँह बड़ा है वह संख्या बड़ी, ये और इधर मुँह छोटा, इधर मुँह बंद है, तो इधर की संख्या छोटी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से यहाँ छोटा दिखाई दिया है, तो वहाँ पास मूल क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, केवल काल्पनिक मूल होते हैं। तो प्रश्न पूछे कि काल्पनिक मूल कब होते हैं, तो आप लोग ऑप्शन में लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस दैन अर्थात छोटा हो 0 से। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, तो पढ़िए ज़रूर। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बेसिक आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न। तो एक आप लोग सूत्र और लिख लीजिए, समीकरण कैसे बनता है। चलिए अगले वीडियो में मैं बता दूंगा जब आपको प्रश्न करवाऊंगा, जिस तरह के प्रश्न आएंगे। तो आज भी मैं प्रश्न करवाया हूँ। अगर आज वाला ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका यह पार्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।